स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी फिलॉसफी सीरीज़ का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम डिफरेंट फिलोसफर्स को देखेंगे। महात्मा गांधी की फिलॉसफी के काफ़ी हिस्से हम पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रस्टीशिप थ्योरी की, सत्याग्रह की और इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म जो कि महात्मा गांधी पे हुआ और किस तरीके से उन्होंने इसको यूज़ भी किया। तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो थ्योरी है जो महात्मा गांधी ने डेवलप की, डैट इज़ द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टी कौन होता है और ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है? ये वो थ्योरी है जो कि महात्मा गांधी ने डिज़ाइन की, महात्मा गांधी ने बनाई, लेकिन काफ़ी नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको आइडियलिस्टिक मानते हुए इसको नकार दिया था। ट्रस्टीशिप थ्योरी का जो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि उन्होंने कहाँ पे इस थ्योरी का इस्तेमाल किया, वो किया था जब 1917-18 में अहमदाबाद मिल्स एसोसिएशन या फिर अहमदाबाद में पूरा जो एक सत्याग्रह चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी और कम्युनिज्म में एक चीज़ अगर हम कॉमन देखना चाहें तो हमें दिख सकती है, वो ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो पोजेशन है वो दोनों को लाइक नहीं करते थे। सिमिलर बात कम्युनिज्म में भी पाई जाती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक बेन या फिर एक शराब की तरह देखा जाता है। और हालांकि कम्युनिज्म को यहाँ पे फॉलो नहीं करते थे महात्मा गांधी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ दिख जाएंगी। नॉन पोजेशन में कहीं ना कहीं विश्वास रखते थे महात्मा गांधी। नॉन पोजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है, हमें उस चीज़ को क्लेम नहीं करना है। हमारे अंदर वो एक ईगो या फिर मैं वाली ईगो नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को अगर वो स्पिरिचुअली देखें तो उसको नॉन पोजेशन कहा जाता है। जब हम ट्रस्टीशिप थ्योरी की बात करते हैं तो इसको अगर हम लेबर और ओनर्स के बीच में लगा के देखें तो इसमें महात्मा गांधी का ऐसा मानना है कि जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी, एक फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं वो एक्चुअली ट्रस्टीज़ होते हैं या फिर रखवाले होते हैं उस प्रॉपर्टी के। किसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली किसकी, उसके ओनर्स एक्चुअल कौन है एज पर महात्मा गांधी? वो है लेबर। हालांकि ये बहुत ही अगर हम आज के हिसाब से बात करेंगे तो लेबर डेफिनेटली ओनर्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनर्स यहाँ पे किसको करार दिया जा रहा है? बाय महात्मा गांधी, डैट इज़ लेबर। उनका मानना है कि ट्रस्टशिप थ्योरी के हिसाब से जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर जो भी प्रॉपर्टी उस कंपनी या फिर उस फैक्ट्री की है वो एक्चुअली लेबर या फिर जो उसमें काम करते हैं उनको बिलोंग करती है। लेकिन जो ओनर्स हैं वो उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं एज द ट्रस्टीज़। जैसे यूएन की भी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल होती थी जिसका काम था कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट्स अभी फॉर्म नहीं हुई हैं, जिस देश में आज़ादी हुई है लेकिन वो अभी तक अपने आप को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, तो यूएन वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एडमिनिस्टर करता था। तो डैट इज़ द इशू ऑफ ट्रस्टीशिप। अब यहाँ पे ट्रस्टीशिप थ्योरी जब इन्होंने दिया तो ट्रस्टीशिप थ्योरी को देने के पीछे का इनका लॉजिक क्या था? अब उसके पीछे का लॉजिक ये था कि ओनर्स और जो लेबर हैं ये दोनों, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो दोनों ही इंडियंस थे। महात्मा गांधी ने ऐसी थ्योरी देकर ओनर्स और यहाँ पे लेबर के बीच का जो टकराव है उसको कम करने की यहाँ पे बात की है। क्योंकि अगर टकराव यहाँ पे कम नहीं होगा तो इंडियंस फ्रीडम की स्ट्रगल में यूनाइट नहीं होंगे। अगर यूनाइट नहीं होंगे तो फ्रीडम को पाना, और वो भी यूनाइटेड इंडिया की फ्रीडम को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंडिया यूनाइटेड बाद में फ्रीडम उसको दी भी नहीं की, पाकिस्तान बाद में सेपरेट हुआ, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी का जो एक परम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था वो ये था कि यूनिटी ऑफ इंडियंस और यूनिटी ऑफ ऑल क्लासेस को मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से उन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप को यहाँ पे बनाया और उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी, और जिसको प्रैक्टिकली उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में यहाँ पे लागू करने की कोशिश भी की। जिसके हिसाब से जो भी एक टकराव, जो भी एक स्ट्राइफ हमें दो डिफरेंट बिल्कुल एंटागनिस्टिक क्लासेस में दिखता है, ताकि उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। हालांकि जब जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं जो कि महात्मा गांधी के शागिर्द ही रहे हैं, बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की जो कि डेफिनेटली एक पॉलिटिकल अपोनेंट हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की या फिर बाकी लीडर्स की, उन्होंने डेफिनेटली इस ट्रस्टीशिप थ्योरी को मानने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये जो क्लास डिफरेंस है लेबर और यहाँ पे ओनर्स का वो डेफिनेटली रियल है और इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो हम उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम करेंगे? तो वो इस इशू को एक डिफरेंट तरीके से देखते थे, जो हम आज के हिसाब से देखें या इवन उस टाइम के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखता है। लेकिन महात्मा गांधी ने जब ट्रस्टीशिप थ्योरी दी तो उसके पीछे स्पिरिचुअल बेंट, एक हमें जो एक स्पिरिचुअल उसके पीछे एक इमेज है वो ज़्यादा यहाँ पे दिखती है।
क्योंकि वो सबको यहाँ पे यूनाइट करके रखना चाहते हैं और वही चाहते हैं कि किसी भी केस में इंडियंस में डिसयूनिटी ना आ पाए। और यहाँ पे वैष्णविज्म जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नॉन पजेशन, किसी भी वस्तु को अपनी ना मानना। अपनी ना मानना का ये मतलब कि जो भी हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, वो मेरी नहीं है। तो किसी रिलेशन को भी महात्मा गांधी स्पिरिचुअल एंगल से यहाँ पे देखने की कोशिश करते थे, स्पिरिचुअल एंगल से देखते थे, जिसकी वजह से ट्रस्टीशिप थ्योरी को वो मानते थे। और इस ट्रस्टीशिप थ्योरी की अगर बात करें तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से अहमदाबाद सत्याग्रह में इनको कहीं ना कहीं जीत भी मिलती है। हालांकि बाकी इंपॉर्टेंट लीडर्स ने ऐसी थ्योरी को बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था। तो ये थ्योरी है ट्रस्टीशिप थ्योरी, जो कि महात्मा गांधी चाहते थे कि पूरे देश और पूरे दुनिया में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ये मान के चलेंगे कि जो भी हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो किसी कंपनी के पास है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के पास है, जब हम उसको स्पिरिचुअली देखेंगे, जब हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि ये हमें नेचर या गॉड ने गिफ्ट की है, तो हम उसमें अहंकार नहीं करेंगे। तो उस ईगो को, उस एरोगेंस को हटाने के लिए इस ट्रस्टीशिप थ्योरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिसको अगर हम बहुत डीप जाकर देखें तो इंसान की स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इंसान के अहम को, एरोगेंस को तोड़ने में इस तरीके की जो सोच है वो काफ़ी कारगर हो सकती है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली आज के कंज्यूमरिस्ट और मटेरियलिस्टिक समाज में, जहाँ पे चीज़ों को बटोरने में सारी की सारी दुनिया लगी है। इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। जब हमने अपनी चीज़ को भी नेचर की दी हुई चीज़ या फिर गॉड के द्वारा दी हुई चीज़ मान लिया है, तो हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए भी सोचेंगे, हम उसको दूसरे के साथ शेयर करने के लिए भी सोचेंगे। क्योंकि नेचर की चीज़ सबके साथ शेयर की जाती है। जिस चीज़ को मैं अपना मानता हूँ या फिर शायद मानूंगा, उसको शायद मैं शेयर ना करूँ, या फिर अपने एरोगेंस को बरकरार रखते हुए मैं ये सोचूं कि वो चीज़ मेरी है और किसी दूसरे का उस पर हक ही नहीं है। तो जब हम ट्रस्टीशिप थ्योरी को एथिकल, मॉरल और एक स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं, तो हमें इसके अंदर काफ़ी सेंस दिखती है। हालांकि इसको उस तरीके से समाज में लगाना शायद थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसके अंदर दो डिफरेंट क्लासेस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पे कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसको पूरे वर्ल्ड में उस तरीके से कम करना उतना आसान नहीं है जितना हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड है जो सबसे फेमस है यहाँ पे महात्मा गांधी का, डैट इज़ द थ्योरी ऑफ सत्याग्रह, जिसके अंदर ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, दो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। अब इनकी अगर बात करें, सत्याग्रह की बात करें, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं इसको इन्वेंट किया। और जब इंडियंस और एशियंस के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट दी अपार्थाइड वाली जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है, जो एक्चुअली एक वाइट गवर्नमेंट थी, तो तब उन्होंने ऐसी एक टूल का इस्तेमाल किया जिससे वो स्ट्रगल कर सकें। जब भी हम स्ट्रगल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आता है कि या तो स्ट्रगल में लड़ना होगा या फिर वायलेंस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन महात्मा गांधी ने एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल निकाला, जिसमें वायलेंस को उन्होंने बिल्कुल ही खारिज कर दिया। उन्होंने बिल्कुल वायलेंस को रूल आउट कर दिया और ये सोचा कि नॉन वायलेंस असल में ताकतवर लोगों का टूल है। इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड बाय द पावरफुल पीपल। सिर्फ ताकतवर लोग ही नॉन वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है, सिर्फ वो नॉन वायलेंस और सच और सत्य के साथ जा सकते हैं। अगर आप अपने रास्ते में सही या फिर सत्य का साथ ले रहे हो, सत्य का इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपने पाथ पे अडिग रहना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस जो शब्द है, ये जो कंसेप्ट है, इसकी हमने पहले पार्ट में बात की थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने स्ट्रगल में के रास्ते में बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको उस रास्ते पे अडिग रहना चाहिए, ताकि भले ही आपको कानून यहाँ पे तोड़ना भी क्यों ना पड़े। सो दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ सत्याग्रह, कि इसमें अगर आप सच्चाई और वायलेंस का यूज़ नहीं करते हैं तो आप किसी भी पावरफुल गवर्नमेंट या इंसान को झुका पाएंगे, और उसको झुका ही नहीं पाएंगे, उसके अंदर चेंज ऑफ हार्ट भी ला पाएंगे। महात्मा गांधी की सोच का एक ब्यूटीफुल किस्सा अगर हम देखें, वो ये था कि हम अपने स्ट्रगल से किसी को हराना नहीं चाहते। दूसरे को डिफीट करना, दूसरे को हराने की जो चाह है,
इसको भी वो नेगेटिव मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें अगर नॉन वायलेंस के साथ चलना है, हमें अगर सत्याग्रह करना है तो करना है ताकि दूसरे के हार्ट को, दूसरे के हृदय को कहीं ना कहीं बदला जा सके, ताकि वो हमारी भावनाएं समझे, हमारी नीड्स को समझे। इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी वायलेंट एक्टिविटी को कभी प्रमोट नहीं करते थे, उसको कंडेम करते थे। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर टू भी आया तो फिर भी वो ब्रिटिश के खिलाफ उतरने के लिए तैयार नहीं थे, जो नेताजी बोस यहाँ पे करना चाह रहे थे, जो उन्होंने किया भी आज़ाद हिंद फौज के रूप में। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिसमें नॉन वायलेंस ट्रूथ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाय द वे ये भी जैनिज़्म के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक हैं अगर हम बात करें। सो दिस इज़ अबाउट सत्याग्रह, जो उन्होंने चंपारण में इस्तेमाल किया, जो उन्होंने अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और भी अगर हम मूवमेंट्स की बात करें वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो दिस इज़ सत्याग्रह। सो उसके बाद हम चलते हैं इम्पैक्ट ऑफ जैनिज़्म। ऑलरेडी वैसे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर जैनिज़्म की चीज़ें मौजूद हैं। सिंस महात्मा गांधी जो हैं वो गुजरात से आते थे, गुजरात में वैष्णविज़्म, जैनिज़्म का जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, आज भी है। इसकी वजह से जैनिज़्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। श्रीमद राजचंद्र नाम के जो जैन मुनि हैं, जैन सेंट हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है और वो बहुत करीब रहते हैं उनके। और वीरचंद राघव जी गांधी, वीरचंद गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जैन सेंट रहे हैं, जैन स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने 1893 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भी जैनिज़्म को रिप्रेजेंट किया था। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें स्वामी विवेकानंद भी गए थे और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हिंदुज़म को डिफेंड किया था। तो ये वही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 शिकागो की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर बात करें जैनिज़्म का इम्पैक्ट की, तो जैनिज़्म में एक थ्योरी आती है, डैट इज़ द थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ्स, या फिर एक चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट होना, जिसका ये मतलब है कि कोई भी अगर आपको रास्ता, कोई भी अगर डेस्टिनेशन अगर आपको चूज़ करनी है तो उसके लिए रास्ते कई सारे हो सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप अनेकांतवाद को पॉलिटिकली या फिर सोशली लगा के देखें तो डैट मीन्स कि हर रिलीजन को आपको रिस्पेक्ट करनी है, हर जेंडर को, हर समाज को, हर एथनिसिटी को आपको रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो अपने अपने तरीके फॉलो कर रहे हैं जो कि एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अनेकांतवाद एक वो फिलॉसफी है जिससे कोई भी इंसान है वो ब्रॉड माइंडेड तरीके से सोच सकते हैं। तो दिस इज़ अनेकांतवाद, जो कि उन्होंने अपने सत्याग्रह और बाकी टेक्निक्स में भी कहीं ना कहीं यूज़ किया है। महात्मा गांधी बहुत ही डीपली रिलीजियस थे, लेकिन कम्युनल नहीं थे। रिलीजियस होने के बावजूद किसी दूसरे में फ़र्क नहीं करना, कम्युनल ना होना, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है अपने आप में। डैट इज़ वाई उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, इंटरफेथ हार्मनी की बात की, शूद्रों के अपलिफ्टमेंट की बात की, जो अति शूद्र हैं उनके भी अपलिफ्टमेंट की बात की। डैट इज़ वाई वो हरिजन कहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को। और सत्य, और हमने नॉन पोजेशन की भी बात की, नॉन वायलेंस की, अहिंसा की भी बात की। ये भी वो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो जैनिज़्म से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जैनिज़्म ने जितना फोकस अहिंसा पे दिया है उतना किसी भी और रिलीजन ने नहीं दिया है। वी हैव टू रियली एक्सेप्ट इट। नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, कि ये जो एक फीलिंग है कि मेरे पास बहुत कुछ आ गया है, ये मेरी चीज़ है, इससे भी अहंकार बढ़ता है। तो इस चीज़ को भी महात्मा गांधी ने पूरा नकारने का काम किया है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जैनिज़्म, क्योंकि वो इसी के साथ बड़े हुए हैं, क्योंकि गुजरात में वो काफ़ी सारे जैन संतों कॉन्टैक्ट में थे, दो की हमने बात भी की। सो यही वैल्यूज़ इंक्लूड, अगर उनके साथ हम भगवत गीता, वैष्णविज़्म, इस तरीके के आइडियाज़ को जोड़ दें तो और भी ज़्यादा उनकी फ़िलासफ़ी है उसमें निखार आना यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, जहाँ पे हमने महात्मा गांधी के इन एस्पेक्ट्स की बात की। कल हम डिफरेंट फ़िलासफ़र के साथ आएंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स उनके डिस्कस करेंगे। सो आप हमें देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।